कभी सोचा है कि इथेनॉल मतलब जो अल्कोहल हैंड सैनिटाइजर में होता है वो पानी में पूरी तरह से घुल जाता है, हाँ, बिल्कुल। लेकिन डाईथाइल ईथर जो लैब में कॉमन सॉल्वेंट है वो पानी में क्यों नहीं घुलता? ये बहुत अच्छा सवाल है। दोनों क्लियर लिक्विड्स हैं पर एक मिक्स होता है दूसरा नहीं। हम्म तो इसी क्यों का जवाब छिपा है आज की हमारी बातचीत में। बिल्कुल। हमारे पास जो सोर्सेज हैं उनकी मदद से हम समझने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन के कॉन्सेप्ट को यूनिट 7 अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स से। और ये टॉपिक सिर्फ रटने के लिए नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर हम ये क्लासिफिकेशन समझ गए तो हम किसी भी कंपाउंड की रिएक्टिविटी मतलब वो कैसे रिएक्ट करेगा ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं। एग्जैक्टली। एग्जाम्स में ये बहुत टाइम बचाता है। और गलतियों से भी। तो चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। जरूर। और सबसे सिंपल लेवल पर क्लासिफिकेशन का मतलब है कंपाउंड्स को उनकी स्ट्रक्चर के आधार पर अलग अलग ग्रुप्स में बांटना। ठीक है। ईथर्स के केस में ये सॉर्टिंग इस बात पर डिपेंड करती है कि ऑक्सीजन एटम कहाँ है और किससे जुड़ा है। अच्छा, मतलब हम एसेंशियली ऑक्सीजन एटम का एड्रेस पता कर रहे हैं। हाँ, आप ऐसा समझ सकते हैं। इमेजिन कीजिए ऑक्सीजन एटम्स एक बड़ी पार्टी में सोशल गेस्ट्स की तरह है। ओके। वो अकेले नहीं रहते, उन्हें कार्बन एटम्स का हाथ पकड़ना होता है, मतलब बॉन्ड बनाना होता है। अब वो किस कार्बन से जुड़ते हैं और उस कार्बन के आसपास का माहौल कैसा है, इसी से तय होता है कि वो किस सोशल सर्कल में है, अल्कोहल ग्रुप, फिनॉल ग्रुप या ईथर ग्रुप। और एक बार सर्कल पता चल गया तो उनका बिहेवियर भी पता चल जाता है। आपने पकड़ लिया। एक बार सर्कल पता चल गया तो उनका सोशल बिहेवियर यानी उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी पता चल जाती हैं। तो ये पार्टी वाली एनालॉजी तो मजेदार है, पर इससे हमारी शुरुआती पहेली कैसे सुलझती है? इथेनॉल और ईथर वाली दोनों में ऑक्सीजन तो है, तो फिर पानी के साथ उनके बर्ताव में इतना फर्क क्यों? बहुत अच्छा सवाल। इसी क्यों का जवाब पार्टिकल लेवल पर छिपा है। क्लासिफिकेशन असल में फंक्शनल ग्रुप के केमिकल एनवायरनमेंट को दिखाता है। देखिए, अल्कोहल्स में ऑक्सीजन एक सैचुरेटेड sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा होता है। एक मिनट, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ये सुनने में बहुत टेक्निकल लगता है। इसे आसान भाषा में कैसे समझेंगे? बिल्कुल, आसान भाषा में ये एक ऐसा कार्बन एटम है जो चारों तरफ से सिर्फ सिंगल बॉन्ड से घिरा हुआ है। अच्छा। वो बहुत शांत, स्टेबल और प्रिडिक्टेबल होता है। कोई डबल बॉन्ड वाला ड्रामा नहीं। अच्छा, मतलब एक सीधा साधा स्टेबल कार्बन एटम। ठीक है, आगे बताइए। हाँ, वहीं फिनॉल्स में ऑक्सीजन सीधे बेंजीन रिंग के एक sp2 कार्बन से जुड़ा होता है। sp2 कार्बन? हाँ, ये sp2 कार्बन एक डबल बॉन्ड का हिस्सा होता है जो उसे एक खास कैरेक्टर देता है। ओके। और ईथर्स में ऑक्सीजन दो कार्बन एटम्स के बीच एक ब्रिज, एक पुल की तरह काम करता है। वो बीच में फंसा होता है। मतलब फर्क सिर्फ ये नहीं है कि ऑक्सीजन है, बल्कि ये है कि ऑक्सीजन का पड़ोसी कौन है। एग्जैक्टली। क्या वो एक सिंपल sp3 कार्बन है, एक स्पेशल sp2 कार्बन वाला रिंग, या फिर वो दो कार्बन्स के बीच में सैंडविच्ड है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और एग्जाम के लिए ये एंकर डेफिनेशन याद रखना बहुत जरूरी है। बताइए। अल्कोहल्स वो कंपाउंड्स हैं जिनमें OH ग्रुप एक सैचुरेटेड कार्बन से जुड़ा होता है। फिनॉल्स में OH ग्रुप एक बेंजीन रिंग से सीधे जुड़ा होता है। और ईथर्स में एक ऑक्सीजन एटम दो कार्बन एटम से जुड़ा होता है, COC। और यहीं पर स्टूडेंट सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते होंगे ना? बिल्कुल। अल्कोहल्स और फिनोल्स दोनों में OH ग्रुप है। एग्जैक्टली। ये एक आम मिसअंडरस्टैंडिंग है। स्टूडेंट सोचते हैं OH देखा मतलब अल्कोहल। हाँ। लेकिन की पॉइंट ये है कि वो OH ग्रुप किस कार्बन से जुड़ा है, एक सैचुरेटेड कार्बन तो अल्कोहल या एक एरोमेटिक रिंग तो फिनॉल। यही असली गेम चेंजर है। ठीक है, ये डेफिनेशंस अपनी जगह हैं, पर अभी भी ये सब थोड़ा टेक्स्ट बुक जैसा लग रहा है। इससे असल में महसूस करने का, हमेशा के लिए दिमाग में बैठाने का कोई तरीका है, कोई एनालॉजी? बिल्कुल है। क्लासिफिकेशन को ऐसे समझें जैसे हम लोगों को उनके वर्क प्लेस और सराउंडिंग से पहचानते हैं। वर्क प्लेस? हाँ, ऑक्सीजन एटम हमारा पर्सन है और उसका बॉन्डिंग एनवायरनमेंट उसका वर्क प्लेस है। वर्क प्लेस एनालॉजी, ये दिलचस्प है, बताइए। तो देखिए, अल्कोहल के केस में ऑक्सीजन एक नॉर्मल ऑफिस में काम करता है। नॉर्मल ऑफिस? ये ऑफिस सैचुरेटेड sp3 कार्बन से बना है। माहौल काफी खुला डुला है, तो ये ऑक्सीजन रिएक्टिव है और आसानी से दूसरों से, जैसे पानी से, हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। और फिनॉल का वर्क प्लेस कैसा है? फिनॉल का ऑक्सीजन एक बहुत ही स्पेशल हाई एनर्जी एनवायरनमेंट में काम करता है, जो है एरोमेटिक बेंजीन रिंग। इस रिंग में इलेक्ट्रॉन्स एक जगह रुके नहीं रहते, वो लगातार घूमते रहते हैं।
इस स्पेशल माहौल की वजह से ऑक्सीजन का कैरेक्टर ही बदल जाता है और वो एसिडिक हो जाता है। मतलब एक हाई प्रेशर स्पेशल प्रोजेक्ट टीम जैसा, जहां का माहौल ही एम्प्लॉय को बदल देता है। आप ऐसा कह सकते हैं। और आखिर में ईथर। ईथर। यहाँ ऑक्सीजन दो कार्बन्स के बीच एक ब्रिज की तरह काम करता है। वो सैंडविच्ड है। सैंडविच्ड। अब क्योंकि ऑक्सीजन दोनों तरफ से कार्बन ग्रुप से घिरा है, वो पानी जैसे मॉलिक्यूल्स को हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए आसानी से अप्रोच ही नहीं करने देता। वो केमिकली शाय हो जाता है। अच्छा। उसके लोन पेयर्स आसानी से अवेलेबल नहीं है। अच्छा, तो ईथर के केस में ऑक्सीजन शाय है क्योंकि वो दो बल्की ग्रुप्स के बीच में फंस गया है। ये बात अब समझ में आई। पर ये क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट आया ही क्यों? वैज्ञानिकों को कंपाउंड्स को ऐसे बांटने की जरूरत क्यों पड़ी? What's fascinating here is ये कॉन्सेप्ट स्ट्रक्चर से केमिकल बिहेवियर प्रिडिक्ट करने की बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। अच्छा। क्लासिफिकेशन के बिना हर कंपाउंड एक यूनिक पजल होता। हमें हर एक कंपाउंड को अलग से पढ़ना पड़ता, उसकी सारी प्रॉपर्टीज रटनी पड़ती। मतलब ये केमिस्ट्री की दुनिया का एक तरह का शॉर्टकट है पैटर्न्स को समझने का। एग्जैक्टली। इसके बिना हम ये नहीं बता सकते कि OH वाला कंपाउंड अल्कोहल की तरह रिएक्ट करेगा या फिनॉल की तरह। सही बात है। और हम ये भी नहीं समझा सकते कि एथेनॉल पानी में क्यों घुल जाता है और डायथिल ईथर क्यों नहीं। बेसिकली स्ट्रक्चर ही रिएक्टिविटी तय करती है। और क्लासिफिकेशन उस स्ट्रक्चर को समझने का पहला स्टेप है। हाँ, सबसे जरूरी स्टेप। ये एक गेटकीपर कॉन्सेप्ट है। इसे सही समझ लिया तो आगे की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लॉजिकल लगने लगती है। इसे विजुअलाइज करने का कोई तरीका है? कोई मेंटल इमेज जो दिमाग में छप जाए? जरूर। पिक्चर दिस। सोचिए आपके सामने 3 ट्रांसपेरेंट स्फीयर्स हैं और हर एक के अंदर एक ऑक्सीजन एटम है। ठीक है, 3 स्फीयर्स, तीनों में एक एक ऑक्सीजन। पहला स्फीयर अल्कोहल। ये बिल्कुल साफ है, नॉर्मल लुकिंग। इसमें ऑक्सीजन एक नॉर्मल सी बीट यानी सैचुरेटेड कार्बन से जुड़ा है। ये आसानी से घूम सकता है और इसकी लोन पेयर्स बाहर की तरफ हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाने के लिए तैयार, एकदम सोशल और इंटरैक्टिव। ठीक है, फ्रेंडली अप्रोचेबल स्फीयर। हाँ। अब दूसरा स्फीयर फिनॉल। ये स्फीयर हल्की बैंगनी रोशनी से चमक रहा है। इसमें ऑक्सीजन एक 6 कोनों वाले सितारे यानी बेंजीन रिंग से जुड़ा है। ये चमक क्यों रहा है? ये चमक इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन को दिखाती है। डीलोकलाइजेशन का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स किसी एक एटम से बंधे नहीं हैं, बल्कि पूरी रिंग पर घूम रहे हैं, एक करंट की तरह। अच्छा। इसे ही रेजोनेंस कहते हैं। यही चमक, यही रेजोनेंस इसे स्पेशल और एसिडिक बनाती है। समझ गया। द स्पेशल प्रोजेक्ट स्टीम वाला स्फीयर। और तीसरा स्फीयर ईथर। ये स्फीयर थोड़ा डार्क और सैंडविच दिखता है। ऑक्सीजन 2 बीड्स यानी 2 कार्बन्स के बीच फंसा हुआ है। इसके लोन पेयर्स अंदर की तरफ छिपे हुए हैं और ये स्फीयर इनएक्टिव और ट्रैप्ड लगता है। तो ये मेंटल इमेज साफ साफ दिखाता है कि ऑक्सीजन का एनवायरनमेंट उसकी पर्सनालिटी, मतलब उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को कैसे तय करता है। बिल्कुल। ये बहुत पावरफुल इमेज है। स्फीयर्स वाली इमेज दिमाग में बैठ रही है, पर क्या असल दुनिया में टेस्ट ट्यूब के अंदर भी ये फर्क इतना ही साफ साफ दिखता है? बिल्कुल दिखता है। जैसा कि हमने शुरू में बात की थी, जब आप लैब में एथेनॉल को पानी में डालते हैं तो वो पूरी तरह मिक्स हो जाता है, एक ही सोल्यूशन बन जाता है। हाँ। ये इसलिए क्योंकि एथेनॉल एक अल्कोहल है और उसका फ्री OH ग्रुप पानी के साथ आसानी से हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना सकता है। वो नॉर्मल ऑफिस वाला एम्प्लॉई है जो सबसे आसानी से सोशलाइज कर रहा है। और ईथर? लेकिन जब आप डायएथिल ईथर C2H5O C2H5 को पानी में डालते हैं, वो मिक्स नहीं होता। वो पानी के ऊपर एक अलग लेयर बनाकर तैरता रहता है। क्योंकि उसका ऑक्सीजन 2 कार्बन्स के बीच ट्रैप्ड है, शाय है। इसका कोई फ्री OH नहीं है, इसलिए पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं बना सकता। क्लासिफिकेशन का ये सीधा सीधा आंखों से दिखने वाला प्रूफ है। ये तो बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। और टेक्नोलॉजी में इसका कोई एप्लीकेशन? बिल्कुल। फिनॉल को एंटीसेप्टिक की तरह यूज करते हैं, जैसे कुछ माउथ वॉशेस में या डेटॉल में। हाँ, सही है। और एथेनॉल भी एक बेहतरीन डिसइंफेक्टेंट है, जैसा हम सब हैंड सैनिटाइजर्स में देखते हैं। दिलचस्प। दोनों डिसइंफेक्ट करते हैं, पर सोर्सेज कहते हैं कि उनके काम करने का तरीका अलग है, जो उनके क्लासिफिकेशन से जुड़ा है। ये कैसे होता है? सही। फिनॉल की एसिडिटी, जो उसके स्पेशल एरोमेटिक रिंग वाले वर्कप्लेस से आती है, उसे बैक्टीरियल प्रोटीन्स को चीर फाड़ करने में, डिस्ट्रॉय करने में ज्यादा अग्रेसिव बनाती है। अच्छा। वहीं इथेनॉल की पोलैरिटी
और हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने की एबिलिटी उसे बैक्टीरिया की आउटर लिपिड मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करने यानी घोल देने में इफेक्टिव बनाती है। मतलब एक का हथियार है एसिडिटी और दूसरे का हथियार है सॉल्युबिलिटी। स्ट्रक्चर का फर्क सीधे सीधे एप्लीकेशन में फर्क ला रहा है। और सेफ्टी में भी फिनॉल ज्यादा पोटेंट है, ज्यादा असरदार है, पर ह्यूमन सेल्स के लिए ज्यादा टॉक्सिक भी है। इथेनॉल स्किन के लिए तुलनात्मक रूप से सेफर है। ये सारी समझ क्लासिफिकेशन से ही आती है। हाँ। अब एक ऐसे एग्जाम्पल की बात करते हैं जो थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव हो, जो सोचने पर मजबूर करे। मुझे लगता है कि अल्कोहल्स और फिनॉल्स में जो OH ग्रुप है वो सबसे बड़ा कंफ्यूजन पॉइंट है। कोई भी सोचेगा कि दोनों का बिहेवियर एक जैसा होना चाहिए। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। दिस रेजेस एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कोई भी यही सोचेगा कि दोनों में OH ग्रुप है तो वो केमिकली भाई भाई होंगे। हाँ, ये उल्टा लगता है ना? बिल्कुल। एसिडिक मतलब नींबू या सिरके जैसा, ये तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। आखिर ऐसा क्यों है? इसका कारण फिनॉल का वो स्पेशल वर्कप्लेस है, द एरोमेटिक रिंग। अच्छा। जब फिनॉल अपना प्रोटॉन यानी H+ लूज करता है तो बनता है फिनॉक्साइड आयन। इस आयन पर जो नेगेटिव चार्ज आता है वो अकेले ऑक्सीजन पर बोझ नहीं बनता। तो बेंजीन रिंग एक अच्छे टीम प्लेयर की तरह उस नेगेटिव चार्ज को अपने ऊपर फैला लेती है, उसे डीलोकलाइज कर देती है। वो बैंगनी चमक वाला स्फीयर। एग्जैक्टली वो रेजोनेंस। इस टीम वर्क की वजह से फेनॉक्साइड आयन बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाता है। और क्योंकि H+ निकलने के बाद स्टेबिलिटी मिलती है, फिनॉल आसानी से H+ लूज कर देता है और इसी को हम एसिडिक होना कहते हैं। और अल्कोहल के केस में? अल्कोहल के सैचुरेटेड कार्बन के पास ऐसा कोई टीम वर्क, कोई रेजोनेंस नहीं होता। H+ निकलने के बाद सारा बोझ अकेले ऑक्सीजन को उठाना पड़ता है, जो बहुत अनस्टेबल होता है। अच्छा। इसलिए अल्कोहल अपना H+ नहीं छोड़ना चाहता और न्यूट्रल रहता है। वाह, तो एसिडिटी का हीरो OH ग्रुप नहीं बल्कि बेंजीन रिंग है। प्रिसाइसली। सो क्लासिफिकेशन डायरेक्टली एसिडिटी प्रिडिक्ट करता है। एरोमेटिक कार्बन से जुड़ा OH मतलब एसिडिक, सैचुरेटेड कार्बन से जुड़ा OH मतलब न्यूट्रल। ये तो क्रिस्टल क्लियर हो गया। तो एग्जाम के लिए कुछ फाइनल की टेकअवेज, कुछ क्लैरिटी लाइंस क्या होंगी? ऐसी बातें जो बिल्कुल भी गलत नहीं होनी चाहिए। हाँ, कुछ बातें बिल्कुल साफ होनी चाहिए। पहला, एन अल्कोहल ऑलवेज हैज इट्स OH ग्रुप अटैच्ड टू अ सैचुरेटेड कार्बन, sp3। सैचुरेटेड कार्बन। ये याद रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी से उसकी न्यूट्रल नेचर और रिएक्टिविटी तय होती है। ठीक है, सैचुरेटेड कार्बन मतलब अल्कोहल और अल्कोहल मतलब न्यूट्रल। दूसरा, a phenol always has its OH group attached directly to the benzene ring। ये directly शब्द बहुत जरूरी है क्योंकि यही direct attachment उसे resonance का फायदा देता है और acidic बनाता है। Direct attachment to the ring. Got it। तीसरा, an ether has an oxygen atom bonded to 2 carbon atoms, COC। इसे अल्कोहल्स के साथ कभी कंफ्यूज ना करें क्योंकि ईथर में फ्री OH नहीं होता और वो हाइड्रोजन बॉन्ड डोनेट नहीं कर सकता। मतलब ऑक्सीजन सैंडविच्ड है और अनरिएक्टिव। हाँ, वो केमिकली शाय है। और सबसे जरूरी बात जिसे बार बार दोहराना चाहिए, फिनॉल्स आर एसिडिक, अल्कोहल्स आर न्यूट्रल। ये डिफरेंस OH ग्रुप की वजह से नहीं बल्कि फिनॉल के एरोमेटिक रिंग की वजह से है जो फिनॉक्साइड आयन को स्टेबलाइज करता है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? अगर किसी को सिर्फ कुछ बातें याद रखनी हो तो वो क्या होंगी? जरूर, कोर आइडिया क्लासिफिकेशन कंपाउंड्स को उनकी स्ट्रक्चर के बेसिस पे सॉर्ट करने का एक तरीका है जो उनकी रिएक्टिविटी को प्रिडिक्ट करने में हमारी मदद करता है। ठीक है। मेन एनालॉजी, इसे वर्कप्लेस की तरह सोचें। अल्कोहल एक नॉर्मल ओपन ऑफिस में है, फिनॉल एक स्पेशल हाई एनर्जी एरोमेटिक एनवायरनमेंट में है और ईथर 2 कार्बन्स के बीच एक ट्रैप्ड ब्रिज है। बहुत अच्छा। की एग्जाम्पल, इथेनॉल पानी में घुलता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, डाई ईथर ईथर नहीं घुलता ट्रैप्ड ऑक्सीजन की वजह से। ये क्लासिफिकेशन का लाइव डेमो है। और सबसे जरूरी बात और मोस्ट क्रिटिकल लाइंस, हमेशा OH ग्रुप को देखो और फिर पूछो क्या ये सैचुरेटेड कार्बन से जुड़ा है तो अल्कोहल न्यूट्रल, या एरोमेटिक रिंग से तो फिनॉल एसिडिक। यही क्लासिफिकेशन का गेटकीपर कॉन्सेप्ट है। इसे सही समझ लिया तो आगे सब लॉजिकल लगेगा। तो आज हमने क्लासिफिकेशन के फंडामेंटल आइडिया को गहराई से समझा। ये सिर्फ किताबों में चैप्टर्स बांटने का तरीका नहीं है बल्कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने का एक बहुत पावरफुल टूल है। बिल्कुल, ये वो नींव है जिस पर पूरी यूनिट बनी है। यहाँ पर एक विचार छोड़कर जाते हैं जिस पर आप सोच सकते हैं।
अगर सिर्फ ऑक्सीजन एटम का वर्कप्लेस बदलने से, एक सैचुरेटेड कार्बन से एक एरोमेटिक रिंग पर जाने से उसकी पूरी केमिकल पर्सनैलिटी इतनी बदल जाती है, तो हमारे शरीर में मौजूद कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जैसे कि दवाइयों में ऐसे ही छोटे छोटे स्ट्रक्चरल चेंजेस के कितने बड़े और अलग अलग इफेक्ट्स हो सकते होंगे।